नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम मुगल साम्राज्य के छठे शासक औरंगजेब आलमगीर से जुड़े दस्तावेजों की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक बेहद ही दिलचस्प विषय है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा हुआ है। एक तरफ जहां उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक क्षेत्रीय विस्तार हुआ, वहीं दूसरी तरफ यही वो दौर था जिसने इस विशाल साम्राज्य के पतन के बीज भी बो दिए। है ना एकदम चौंकाने वाली बात? चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सत्ता का संघर्ष, फिर औरंगजेब की नीतियां, उसके बाद प्रमुख युद्ध और अभियान, प्रशासन और स्मारक, और अंत में मृत्यु और निष्कर्ष। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। भाग 1, सत्ता का संघर्ष। दाऊद से दिल्ली के तख्त तक का एक ऐसा सफर जो जितना ऐतिहासिक था उतना ही रक्तरंजित भी। थोड़ी ऐतिहासिक समय सीमा को समझ लेते हैं। 1618 में दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज महल के पुत्र थे और महान सम्राट अकबर के पोते थे। 1658 में उन्होंने मुगल साम्राज्य की सत्ता अपने हाथों में ली और 1707 में अहमदनगर में अपनी मृत्यु तक राज किया। कुल मिलाकर एक बहुत ही लंबा और प्रभावशाली शासनकाल। सिंहासन पर बैठने से बहुत पहले ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि औरंगजेब की शख्सियत कैसी थी। वो बचपन से ही अत्यधिक धार्मिक और बेहद अनुशासित माने जाते थे। उन्हें अरबी, फारसी और इस्लामी अध्ययन में बहुत उच्च स्तर की शिक्षा मिली थी। और सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि वो एक बेहतरीन सैनिक और बहुत ही काबिल प्रशासक के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके थे। लेकिन मुगल तख्त आसानी से नहीं मिला। जैसे ही सम्राट शाहजहां बीमार पड़े, मुगल साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए उनके चारों पुत्रों दारा शिकोह, शुजा, मुराद और स्वयं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह अपनों के बीच सत्ता की एक बेहद निर्मम और हिंसक लड़ाई थी। शाहजहां की बीमारी सत्ता परिवर्तन का एक ट्रिगर पॉइंट बन गई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने एक एक करके अपने ही भाइयों को युद्ध में हराया। अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को बंदी बनाकर उन्होंने मृत्युदंड दे दिया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा के किले में कैद कर दिया। इन बेहद सख्त और कठोर कदमों के बाद आखिरकार 1658 में उनके सिर पर मुगल ताज सजा। अब आते हैं भाग 2 पर, औरंगजेब की नीतियां, उनके कठोर नियम और बढ़ता विरोध। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे कुछ नीतियां सीधे तौर पर एक बड़े विद्रोह की वजह बन सकती हैं। ऐतिहासिक स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन में कठोर इस्लामी नियमों को बहुत अधिक प्राथमिकता दी। जजिया कर को फिर से लागू कर दिया गया। इसके अलावा कई हिंदू मंदिरों को तुड़वाने और दरबार में संगीत तथा नृत्य जैसी कलाओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के प्रमाणिक दस्तावेज भी मौजूद हैं। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो इन्हीं धार्मिक और सामाजिक नीतियों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कई राजपूत, मराठा और सिख समुदाय मुगल साम्राज्य के कट्टर विरोधी बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, प्रमुख युद्ध और अभियान, साम्राज्य का विस्तार और उसका प्रतिरोध। उनकी इन कठोर नीतियों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े और थका देने वाले संघर्षों को जन्म दिया। मुगल सेना को कई मोर्चों पर भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले बात करते हैं दक्कन के राज्यों की, जहां दक्षिण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए औरंगजेब ने दशकों तक युद्ध लड़े। दूसरा बड़ा मोर्चा था मराठों का। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति ने मुगल सेना को रणनीतिक तौर पर बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। और तीसरा बड़ा संघर्ष था सिखों के साथ, जो तब और ज्यादा उग्र हो गया जब औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दिया गया। इन ध्रुवीकरण करने वाली घटनाओं ने साम्राज्य के खिलाफ जमीनी स्तर पर एक व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था। अब हम आते हैं भाग 4 पर, प्रशासन और स्मारक। और इस हिस्से का जो सबसे अहम पहलू है वो है सम्राट के जीवन का एक बहुत बड़ा विरोधाभास। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट, जिनका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था, उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने इतिहास के सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचा। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनका जीवन देखिए, एकदम सादा। ऐतिहासिक तथ्य हमें बताते हैं कि वो राजकोष से अपने निजी खर्च के लिए एक पाई नहीं लेते थे, बल्कि वो कुरान की प्रतियां लिखकर जो कमाई करते थे उसी से अपना व्यक्तिगत खर्च चलाते थे। इतने विशाल साम्राज्य की शक्ति के सामने उनका ये सादा जीवन वाकई एक चौंकाने वाला तथ्य है। एक और विरोधाभास देखिए,
कुछ विशिष्ट कलाओं पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद उनके प्रशासन में निर्माण कार्य पूरी तरह से नहीं रुके। उनके प्रमुख स्थापत्य योगदानों में कई बड़ी मस्जिदों का निर्माण शामिल है। इनमें विशाल बादशाही मस्जिद, मोती मस्जिद और बीबी का मकबरा प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनके शासन में वास्तुकला और स्मारकों के निर्माण का काम निरंतर जारी रहा। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, मृत्यु और निष्कर्ष, जो एक पूरे युग के अंत को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाता है। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब का निधन हो गया। इसी तथ्यात्मक घटना के साथ एक बेहद शक्तिशाली अध्याय समाप्त हुआ। स्रोतों का निष्पक्ष विश्लेषण ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि उनके द्वारा लागू की गई कठोर धार्मिक नीतियों और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लड़े गए लगातार युद्धों ने अंततः मुगल साम्राज्य के संसाधनों को अंदर से खोखला कर दिया था, और इन्हीं वजहों से ये विशाल साम्राज्य कमजोर होकर अपने क्रमिक पतन की ओर बढ़ने लगा। तो इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल हमारे सामने आता है। क्या औरंगजेब महज एक महान साम्राज्य विस्तारक और एक बेहद मजबूत सेनापति थे, या फिर उनकी नीतियां ही उस विशाल मुगल साम्राज्य के अंत का मुख्य कारण बनी? भारतीय इतिहास में उन्हें एक बेहद शक्तिशाली शासक के साथ साथ एक बहुत ही विवादास्पद शख्सियत के रूप में भी दर्ज किया गया है। खैर, ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं ताकि इन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर स्वयं विचार किया जा सके। इस विश्लेषण से जुड़ने और इतिहास को इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।